सो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चला था फॉर्म्स, और फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर्म एट्रीब्यूट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। सो फॉर्म एलिमेंट्स लाइक फॉर्म के कौन कौन से टैग्स होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनपुट, सो इनपुट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आते हैं जो कि आपको अब डिटेल में क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए, सो इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शंस एंड ऑप्शन ग्रुप। सो ये है हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनपुट एलिमेंट। सो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स। सो जैसे कि अगर आपको किसी यूज़र का नेम कैप्चर करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं इनपुट में, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। सो द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। तो मान लीजिए कहीं पर अगर आप साइन इन साइन अप करा रहे हैं तो क्या होता है, जनरली यूज़र अपना नेम पुट करता है और अपना पासवर्ड। तो इनपुट में टाइप जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा टेक्स्ट विद पासवर्ड, इस तरह से। सो लेबल टैग हमें ध्यान रखना है कि ज़रूर से डिफ़ाइन करना है, क्योंकि लेबल अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, सो वहाँ पर लेबल क्या होता है वो रीड किया जाता है स्क्रीन रीडर के थ्रू, ठीक है, कि भाई यहाँ पर फर्स्ट नेम की बात की जा रही है तो वो स्क्रीन रीडर अनाउंस करेगा नेम को, ठीक है। देन जो भी आप यहाँ पर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आईडी के अंदर सेम वैल्यू हो, ठीक है। नेम में डिफरेंट होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट आईडी और फॉर एट्रीब्यूट दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। सो रन एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि इनपुट टाइप क्रिएट हो रहा है, आप इसके अंदर जाके अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लेंथ होता है वो होता है 25 करेक्टर्स, ठीक है। आप इसके अंदर 25 करेक्टर लिख सकते हैं। 25 के बाद जैसे ही आपका इंक्रीज होगा ये लेफ्ट साइड में हाइड होने लग जाएगा। ओपन है गेट। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल एलिमेंट। द लेवल एलिमेंट डिफाइंस अ लेवल for several form elements. The label element is useful for screen reader users because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on the input field. So जैसे आपका कर्सर फील्ड में आता है तो आपका लेवल जो होगा वो स्क्रीन रीडर अनाउंस करेगा कि क्या नेम है इस फील्ड का पर्टिकुलर। The label element also help users who have difficulty clicking on very small regions such as radio buttons and checkboxes. Because when the user click the text within the label element, it toggles the radio buttons or checkbox. तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने आपको दिखाया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। द फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर। तो जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया, जो भी आपका फॉर में वैल्यू होगा वो आपका आईडी के साथ मैच होना चाहिए, तभी ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट सेलेक्ट एलिमेंट। द सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो क्या तो वहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक लिस्ट ओपन होती है ना। तो उस तरह का अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं तो आपको यूज़ करना होगा सेलेक्ट एलिमेंट, और सेलेक्ट के अंदर आप यूज़ करेंगे ऑप्शन एलिमेंट। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चूज़ अ कार, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। सो फॉर्म फिलअप करते हो जनरली आपने ऑनलाइन देखा होगा, इस तरह का फीचर्स आपको मिलता है फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑप्शन एलिमेंट डिफाइंस एन ऑप्शन दैट कैन बी सेलेक्टेड। सो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी क्या है, ऑप्शन एलिमेंट के थ्रू आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सेलेक्टेड, लाइक जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू वॉल्वो डिफाइन किया हुआ है, सो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट वॉल्वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर क्या है, दो बार हमने डिफाइन किया, वन इज़ वैल्यू अदर इज टेक्स्ट। सो ये वाला जो वॉल्वो है ऑप्शन टैग के बिटवीन, ये होगा एंड यूज़र को डिस्प्ले, यानी कि ब्राउज़र में। बट आपने इसको चूज़ करने के बाद अगर सबमिट किया तो मुझे इसके अगेंस्ट ये वैल्यू रिसीव होगा अपने ईमेल या बैकएंड के अंदर जो भी आप अटैच करते हैं। दैट टू डिफाइन अ प्री सेलेक्टेड ऑप्शन एड द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट टू दी ऑप्शन। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इन नंबर ऑफ कार्स के अंदर आपका पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्टेड आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड लिखने से क्या होगा, अब आपको यहाँ पर फिएट सेलेक्टेड आएगा, ना कि वॉल्वो, ठीक है। सो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट।
अब सेलेक्टेड इक्वल टू आप सेलेक्टेड भी लिख सकते हो और ओनली सेलेक्टेड भी लिख सकते हो। सो ये क्या हुआ है HTML5 के अंदर मिनिमाइजेशन, यानी कि आपको किसी चीज़ को ऐसा करने के लिए एक ही वैल्यू को दो बार पास नहीं करना कि सेलेक्टेड इक्वल टू सेलेक्टेड, इसका कोई सेंस नहीं है। ये HTML4 में होता था जब हम लोग XHTML के साथ वर्क करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे विजिबल वैल्यूज। यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यू। तो समटाइम्स क्या होता है आपको ड्रॉप डाउन मिलता है, समटाइम्स क्या होता है यहाँ पर लिस्ट पहले से ही ओपन होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी नौकरी के प्लेटफॉर्म पर जाओगे जहाँ पर आप रेज्यूमे बिल्ड करते हैं ऑनलाइन, जैसे टाइम्स जॉब हो गया या इंडीड हो गया, तो वहाँ पर आप स्किल सेट अपने डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ स्किल्स में से अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उसको साइज एट्रीब्यूट से हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर आपने क्या डिफाइन करना है, साइज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ आपको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होंगी इस तरह से, ठीक है। और बाकी की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी स्क्रॉलेबल रहेंगी। तो इसमें आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट हो तो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास कर देना है, क्या, मल्टीपल। सो मल्टीपल लिखने से क्या होगा, अगर एक पर्सन एक से ज़्यादा कार ऑन करता है तो उस कंडीशन में वो मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉल्वो एड फिएट। तो सेलेक्ट कैसे होगा, कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। सर नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट एरिया। जनरली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं जहाँ पर आप कमेंटिंग वगैरह करते हैं, या फिर जब आप किसी साइट के अंदर जाते हैं और कोई एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, तो वो टेक्स्ट एरिया फील्ड के थ्रू पॉसिबल होता है। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड। सो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे टेक्स्ट एरिया। फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया एक ऐसा टैग है जो आपको क्लोज करना होता है, ठीक है। इनपुट की अगर उसमें बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी यूज़र अपना इनपुट ही हमें प्रोवाइड करता है एक तरह से। सो यहाँ पर मैं डिफाइन किया टेक्स्ट एरिया। नेम एट्रीब्यूट में हमने डिफाइन किया है मैसेज। रोज़ है हमारे पास 10 एंड कॉलम्स है 30। सो हमने यहाँ पर एक मैसेज जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लिख के डाला, द कैट वॉज प्लेइंग इन दी गार्डन। और आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो इस तरह के हमारे सामने एक फील्ड अवेलेबल है। आप चाहे तो इस मैसेज को रिमूव करके अपना खुद का भी मैसेज लिख सकते हैं। तो रोज़ 10 का मतलब क्या हो कि अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस तरह से, लाइक लाइन 1, लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से बियॉन्ड जैसे जाएगा तो ये स्क्रॉल होने लग जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में देखें तो आपके 30 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे। 30 के बाद में आपके कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं रैपिंग। जैसे हम लोग फोटोशॉप में दो तरह से टेक्स्ट लिखते हैं ना, क्लिक किया कर्सर टाइप करना स्टार्ट किया, लॉन्ग टेक्स्ट क्रिएट होता है। एक आप एरिया डिक्लेयर करके काम करते हैं, तो ये एक तरह से एरिया डिक्लेयर हो गया आपका। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरह का रिसाइजिंग का ऑप्शन मिलता है। ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था कि मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिखा, सबमिशन से पहले आप 1 गो में इसको चेक करना चाहते हो तो आप स्केल करके बड़ा कीजिए, पूरा पढ़िए ध्यान से, फिर सबमिट कर दिए। जैसे आप सबमिट करेंगे ये फिर से अपने ओरिजिनल साइज में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रोज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल नंबर ऑफ लाइन्स इन द टेक्स्ट एरिया, जो कि वर्टिकल के लिए होता है। द कॉलम्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। सो दिस इज हाउ द HTML कोड अबव विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। तो ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होता है। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट एरिया बाय यूजिंग CSS। तो आप अगर इन एट्रीब्यूट का यूज़ ना करना चाहें रोज एंड कॉल्स, तो आप यहाँ पर लिखिए स्टाइल इक्वल टू विड्थ और हाइट इन CSS मोड, और ये आपका वर्क करेगा सही, ठीक है। सो हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ जो है उसका डिफाइन किया, जैसे विड्थ है 200 और हाइट कितना है 600। तो आप देख सकते हैं 600 का हाइट इसके ऊपर इफेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं बटन एलिमेंट। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्लिक मी, तो ये बटन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो हम लोगों ने लिखा है बटन टाइप इक्वल टू बटन। ऑन क्लिक पर हमने एक मैसेज यहाँ पर थ्रो किया है, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जावास्क्रिप्ट का हमने एक फंक्शन यूज़ किया है।
सो आप यहाँ से क्लिक करिए इसके ऊपर, तो आपको एक पॉपअप इस तरह से विजिबल होगा इसके अंदर, या फिर आप एक न्यू फाइल ओपन करके यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, आप यहाँ देख सकते हैं ऑन क्लिक अलर्ट का हमने यूज़ किया है। सो बटन के ऊपर जैसे हम लोग AHREF वगैरह में करते हैं ना लिंकिंग, बटन पे ऐसे लिंकिंग पॉसिबल नहीं, बटन पे लिंकिंग JS से ही पॉसिबल होता है। सो एक चीज़ जो आपने यहाँ नोट करना है वो ये है कि ऑलवेज स्पेसिफाइज द टाइप एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बटन, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी बटन ही प्रोड्यूस होगा, बट बहुत सारे ब्राउजर्स ऐसे हैं जो इसको बाय डिफ़ॉल्ट बटन में कंसिडर नहीं करते हैं। सो ऑलवेज स्पेसिफाइज द टाइप एट्रीब्यूट फॉर द बटन एलिमेंट। डिफरेंट ब्राउजर्स में यूज डिफरेंट डिफ़ॉल्ट टाइप्स फॉर द बटन एलिमेंट। ओके, सो मेक श्योर करें कि आपका टाइप इक्वल टू बटन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट। ये किस तरह से काम करेंगे? द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म एंड द लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। सो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं वेबसाइट में जो मल्टी स्टेज होते हैं। एक तो होता है कि वन गो में हमने सबमिट कर दिया, एक होता है कि आपने फर्स्ट स्टेप फिल किया अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड फिर आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, फिर आप नेक्स्ट अपनी डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करें। तो अलग अलग स्टेज वाले जो फॉर्म्स होते हैं उसके लिए हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं, या फिर आप सिंगल फॉर्म के अंदर भी इसको ट्राई कर सकते हो। करना क्या है, फॉर्म के इमीडिएट बाद में आपने यूज़ करना है फील्ड सेट। तो ये क्या काम करेगा, फॉर्म के अराउंड एक बॉर्डर इस तरह से क्रिएट करेगा। अब इसके अंदर जैसे हमने बात की थी एक लेजेंड टैग और होता है, तो लेजेंड एलिमेंट का काम किया जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया पर्सनल ईयर, तो आप यहाँ देखेंगे उस बॉर्डर को कट करके यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है अपना। सो जैसे कि मे बी हो सकता है फीडबैक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस तरह की चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कहाँ देखते हो? सो जीमेल पर जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करने जाते हैं ना, दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के बिटवीन टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट इसी से ही पॉसिबल हुआ है जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सो हमें ये लगता है कि जो अभी हमने एग्जांपल देखा ये पूरा एक टेक्स्ट फील्ड है, बट ऐसा नहीं है। ये जो अराउंड आप इसके देख रहे हैं ये एरिया अलग है, टेक्स्ट फील्ड आपका इतने एरिया में बना हुआ है। चलो चेक करके देखते हैं। चूज़ करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, दिखाई दे टेक्स्ट फील्ड अलग से, जो ब्लू कलर का वही है टेक्स्ट फील्ड, बाकी जो टेक्स्ट फील्ड है वो उस एरिया के अंदर कॉल किया हुआ है। बट टेक्स्ट फील्ड का बॉर्डर हम लोग CSS से नन कर देते तो हमें फील होता है कि ये पूरा एरिया ही टेक्स्ट फील्ड है, बट ऐसा नहीं होता। या जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट, सो फ्लिपकार्ट में आपको विजुअली लग रहा होगा पूरा एक टेक्स्ट फील्ड है, बट ये पूरा एक टेक्स्ट फील्ड नहीं है। टेक्स्ट फील्ड सिर्फ इतना पार्ट है जहाँ पर ये सर्च लिखा हुआ है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। प्रेस करेंगे F12 फॉर इंस्पेक्ट, क्लिक हियर, दिखाई दे रहा है टेक्स्ट फील्ड, बट उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आपको लगता है कि वो पूरा एक टेक्स्ट फील्ड है, बट ऐसा नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक में। सो दिस इज़ हाउ द HTML कोड अवर विल बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउज़र। तो जो कि आपने यहाँ देखा इस तरह से रिजल्ट, तो ये रेस्पॉन्सिव बॉर्डर क्रिएट करता है, यानी कि अगर आप इसको विड्थ को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा आपके एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका डेटा लिस्ट। ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। सो यूजर विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट of the predefined options as the input data. The list attribute of the input element must refer to the ID attribute of the data list element. So ये बिल्कुल सम सॉर्ट ऑफ वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने सेलेक्ट एलिमेंट देखा, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन आपके ओपन हुए तो ऑप्शंस के थ्रू। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, डेटा लिस्ट, और उसको आपने क्लोज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिफाइन करना है ID एट्रीब्यूट। ये जो ID एट्रीब्यूट हमने यहाँ डिफाइन किया सेंटर्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट लिस्ट इक्वल टू सेंटर्स आपका मैच होना चाहिए, यानी कि अब इस इनपुट के साथ इस डेटा लिस्ट की बाइंडिंग हो गई आपकी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप ऑप्शन डिफाइन करेंगे डेटा लिस्ट में ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो रन करेंगे एग्जाम्पल, और जैसे आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा और पहले से आपको सेंटर के नेम लोडेड मिलेंगे इसके अंदर, आप जिसको भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन करें टाइप करना, तो लिस्ट अपने आप ओपन होगी। जैसे आप लिखते हैं डेटा ऑल्टर होता चला जाएगा। जैसे हम लोग बात करें साउथ,
तो अपना डेटा ऑल्टर होकर साउथ आ जाएगा। जैसे आप बात करेंगे नोएडा, तो नोएडा के सेंटर इसमें ऑल्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट एलिमेंट। द आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय अ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम कुछ इसको देख लेते हैं। तो ऑन इनपुट, तो ये जावास्क्रिप्ट से बेसिकली पॉसिबल होता है, और आउटपुट में क्या होगा, बेसिकली आपको उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। सो इनपुट में जैसे कि अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट देखा था, एक और हम लोग इनपुट टाइप यहाँ पर देखेंगे इस आउटपुट को चेक करने के लिए, विच इज़ रेंज। एंड सेकंड इनपुट टाइप क्या है हमारे पास, नंबर। रेंज में हमने आईडी डिफाइन किया है ए, और हमने यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया है 50। इसी तरह से नंबर के अंदर भी हमने वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 50। हमने लिखा है 100 प्लस, इन दोनों की वैल्यू में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसका इक्वल टू रिजल्ट किस में आ जाए, आउटपुट के अंदर। सो आउटपुट हमने क्या डिफाइन किया, नेम इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे लिखा फॉर ए और बी। तो ये क्या हो गया, अब इसके साथ बाइंड हो गया। सो ऑन इनपुट जैसे यूज़र कुछ पुट करेगा तो हमने फॉर्म एलिमेंट के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट कराना है कि भाई पार्स इंटीजर ए डॉट वैल्यू क्या है, पार्स इंटीजर बी डॉट वैल्यू क्या है। सो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये 50 पर है, ये भी 50 पर, इक्वल टू भी कोई रिजल्ट नहीं है। बट सबमिट करके देखिए यहाँ पर, तो ऊपर आप देख रहे हैं ए इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 50 में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने जीमेल सॉरी गूगल का लिंक लगाया हुआ है। अभी आप यहाँ पे ज़रा चेंजेस करो कुछ, तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो आप इन दो फील्ड को एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि आउटपुट का काम क्या होता है, ये रिजल्ट लेके आना, कि अगर आप मल्टीपल फील्ड्स का डेटा क्लब करके एक पर्टिकुलर फील्ड में लेके आना चाहते हो। बेस्ट एग्जांपल इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सो मेनी बटन्स होते हैं, आपकी कैलकुलेशन एक ही डिस्प्ले पर ही आती है, अलग अलग तो होता नहीं है। सो ये वो उस काम के लिए, यानी कि फाइनल आउटकम आपका क्या है उस चीज़ के लिए रेयर यूज़ में आने वाला एलिमेंट है, बट पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इनपुट टाइप्स की। ये तो हो गए एलिमेंट्स। अब इनपुट के कौन कौन से टाइप्स हैं HTML5 और 4 दोनों को मिला के। सो देख रहे हैं इनपुट में इतने सारे नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं हमारे पास। तो जैसे कि पहला टाइप क्या है यहाँ पर, बटन। सो हेयर आर द डिफरेंट इनपुट टाइप्स यू कैन यूज इन HTML। बटन, चेकबॉक्स, कलर, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ, डेट HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ, डेट, टाइम, लोकल ये HTML5 का पार्ट है, ईमेल HTML5 का पार्ट है, मंथ HTML5, और आपका रेंज HTML5 है, नंबर HTML5 है, सर्च HTML5 है, यहाँ पर टेल HTML5 अगेन, टाइम HTML5, URL HTML5, वीक HTML5। ये सारे जितने मैंने आपको सेलेक्ट करके बताए हैं ये सब क्या है, HTML5 में एड ऑन जो हुए हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स। बेनिफिट क्या हुआ, पहले के टाइम में जितना भी हम लोग काम करते थे वो सब क्या होता था, इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू ही होता था। लाइक आपने यूज़र का फ़ोन नंबर लेना है, वो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट, आपने यूज़र का ईमेल कैप्चर करना है, वो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट। सो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता था कि डेटा की वैलिडेशन, कि भाई यूज़र जो हमें डेटा दे रहा है क्या वो डेटा सही है या नहीं। सो उसके लिए आपको बहुत सारा जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ता था वैलिडेशन के लिए। बट HTML5 से आपके लिए क्या फिल्ट्रेशन हो गया कि जो भी डेटा यूज़र देगा, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही सिनेरियोज हमारे बनते हैं जब कोई फॉर्म रजिस्टर होता है, तो HTML5 में वो सारे सिनेरियो पहले से ही डेडिकेटेड बना दिए गए। तो चलिए वन बाई वन देखेंगे। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट, यानी कि अगर आपने कोई इनपुट एलिमेंट लिखा बट आपने टाइप को डिफाइन नहीं किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट में ही कंसिडर होगा, क्योंकि ये HTML4 से कंसिडर होकर चल रहा है। ठीक है, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जिसका हम लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से आपका ये क्रिएट होता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास पासवर्ड। अगर आप यूज़र को कहीं पर लॉगिन करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप पासवर्ड में वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, और यूज़र नेम आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो बेसिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो द कैरेक्टर इन अ पासवर्ड फील्ड आर मार्क्स सो एज एक्सट्रिक और सर्कल्स। सो क्रोम में आपको सर्कल फॉर्म में दिखाई देगा, अगर आप इसी को एज में चेक करेंगे तो आपको एस्ट्रिक फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि मल्टीप्लाई के सिंबल के फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, सो क्या लिखना है इसके लिए, इनपुट टाइप पासवर्ड। नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि जब भी कोई फॉर्म आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिलअप कर देते हैं डेटा, तो उसके बाद आपको एक सबमिट ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा आपका पोस्ट हो जाए। सो इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। अब फॉर्म हैंडलर क्या हो सकता है, मे बी जो आपने एक्शन में डिफाइन किया हो। सो अभी आपका
जो हम लोग यहाँ पर डाल के चल रहे हैं वो क्या है, गूगल का हम लोगों ने यहाँ पर पाथ डिफाइन किया है। लेकिन जब आप कोई डेवलपमेंट कंप्लीट सीखता है तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं अपना फाइल नेम डॉट PHP, जो कि जनरली अरीना के कोर्स में सिखाया जाता है। PHP ये बैकएंड लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू आपका फॉर्म डेटा कैप्चर होगा उस पर्टिकुलर फाइल में, और उस फाइल के अंदर ट्रिगर होगा कि डेटा कहाँ इंसर्ट होगा, किसी मेल पर या किसी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ से जैसे आप सबमिट बटन हिट करेंगे तो आपका डेटा जो होगा वो गूगल पर डिस्प्ले होगा अगर हम लोग यहाँ से सबमिट करते हैं। सो द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज with a script for processing input data. The form handler is specified in the form action attribute. So try करेंगे इसको। अब यहाँ पर जैसे हमने लिख के डाला अरीना एंड एनिमेशन, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपको ये दिखाई देगा google.com f name इक्वल टू अरीना एंड l name इक्वल टू एनिमेशन, हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस केस में। Next, if you omit this submit button value attribute, the button will get a default text। यानी कि जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट, अगर आप वैल्यू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बटन के ऊपर सबमिट ही लिखा हुआ आएगा, आप लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट, तो आप यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल हमने यहाँ से वैल्यू सबमिट को रिमूव किया, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट में क्या दिखाई देता है, सबमिट बटन। नेक्स्ट आता है आपका रीसेट। रीसेट का काम क्या होता है, मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल करें और आपसे फॉर्म के अंदर बहुत सारे एरर्स हो गए। अब एक एक फील्ड को जाके क्लीन करने से अच्छा है कि एक ट्रिगर लगा दिया जाए रीसेट। रीसेट का काम क्या होगा, जितना भी फॉर्म के अंदर इनपुट आपने डाला है वो सब फ्लश हो जाएगा। सो इनपुट टाइप रीसेट डिफाइंस अ रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यू। सो क्लिक हियर। अभी जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफॉल्ट अरीना एनिमेशन, अगर आप रीसेट कर देंगे हैं, एक मिनट चेक करना पड़ेगा हमने रीसेट कहीं बाहर तो नहीं रखा हुआ। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया डेटा डालना होगा, जैसे कि एपटेक लिमिटेड। आपको लगता है ये डेटा हमने गलत डाल दिया तो आप इसको रीसेट करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पर रिटर्न होंगे इस तरह से। नेक्स्ट, इफ़ यू चेंज द इनपुट वैल्यू एंड देन क्लिक द रीसेट बटन, द फॉर्म डेटा विल बी रीसेटेड टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप रेडियो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑनलाइन जितने भी क्विज वगैरह होते हैं या जेंडर सिलेक्शन का जब पार्ट आता है तो हम लोग रेडियो चॉइस को यूज़ करते हैं, क्योंकि रेडियो में कोई भी एंड यूज़र एक ही चूज़ कर सकता है, मल्टीपल चूज़ नहीं कर सकता है। सो रेडियो बटन लेट अ यूज़र सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। सो यहाँ पर मैं डिफाइन किया इनपुट टाइप रेडियो, ID इज़ HTML, नेम इज़ फेवरेट लैंग्वेज एंड वैल्यू इज़ HTML, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया लेवल HTML। तो देखिए ये जो वैल्यू है, अगर यूज़र HTML को चूज़ करता है तो मुझे बैकएंड में जो रिसीव होगा वैल्यू वो पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान क्या रखना है कि जो आपने यहाँ पर ID डिफाइन किया है और जो आपका 4 एट्रीब्यूट है दोनों का डेटा मैच होना चाहिए। अब इसका मैजिक क्या है ज़रा वो देखो। मान लीजिए कि एक तो होता है कि आप यहाँ जाके क्लिक करते हो बिल्कुल रेडियो के ऊपर, हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो कि जो क्लिक ना कर पाए, तो जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट पर अगर कहीं भी क्लिक कर दूँ तो भी सेलेक्ट हो जाए, समझ आया? यानी कि इनकी बाइंडिंग हो रखी है लेवल की और फील्ड की, तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे इस एरिया में ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ना कि आपको बिल्कुल एकदम पॉइंट करके क्लिक करने की ज़रूरत है। इस तरह से कहीं भी क्लिक करिए काम करेगा, बट तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है चेक बॉक्स। इसका हम लोग यूज़ करते हैं 0 और मोर, यानी कि जब भी कहीं चेक बॉक्स आता है तो हो सकता है कि आपको कोई भी सेलेक्ट ना करना, या हो सकता है आपको एक से ज़्यादा आंसर किसी क्वेश्चंस के करने हो, उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स डिफाइन अ चेक बॉक्स। सो चेक बॉक्स इज लेट अ यूजर सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। सो एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे कि भाई आपके पास अगर मल्टीपल व्हीकल्स है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप पर्टिकुलर कोई एक ऑन करते हैं तो एक ऑन करके आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका टाइप बटन। तो इनपुट टाइप बटन जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट है इनपुट टाइप कलर। सो आज की डेट में बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस आप देखते हैं, लाइक जैसे कि कैनवा, आप में से किसी ने किसी ने ट्राई ज़रूर किया होगा, तो ऑनलाइन आप देखते हो कि अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का कलरिंग वगैरह कर पाते हैं, तो वो इनपुट टाइप कलर के थ्रू पॉसिबल होता है। सो आपने क्या लिखना है, टाइप में कलर, और जब आप इसको यहाँ डिफाइन कर देंगे तो आपके पास इस तरह से प्रॉपर एक चॉइस आ जाता है जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, RGB, HSL, हेक्स, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है चूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपके पास डेट।
Input type date is used for input fields that should contain a date. Depending on browser support, a date picker can show up in the input field. So जैसे कि मान लीजिए किसी की बर्थ डेट के आपको कैप्चर करना है तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे इनपुट टाइप डेट। फॉर और आईडी जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ ये मैच होने चाहिए आपके। और अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सो अर्लियर बिफोर 2008 की अगर हम लोग बात करते हैं, जब तक HTML5 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सो हमें क्या करना होता था, तो मान लीजिए कि आपको कोई फॉर्म डिज़ाइन करना है तो 1990 से लेके टिल डेट तक का आपको पहले ईयर डिफाइन करना पड़ता था ड्रॉप डाउन के अंदर, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था अपना डिफरेंट डिफरेंट कार ब्रांड के नेम। उसी तरह से फिर आपको 12 मंथ्स, उसी तरह से आपको 31 डेज वो आपको डिफाइन, तो बहुत ही एक ना लेंदी प्रोसेस हो जाता था और हर बंदा उसमें बोर होता था बार बार। तो HTML5 ने इस चीज़ को क्या किया, एक कैलेंडर बना दिया, सिर्फ डेट डिफाइन करो, कैलेंडर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब आपको जो भी अपना बर्थ ईयर इसमें सेलेक्ट करना हो आप इस तरह से जाके चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कितना भी पीछे जाइए नो प्रॉब्लम, ठीक है, वर्क करती हैं चीज़ें। इसी में हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिलता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट टू ऐड रिस्ट्रिक्शन टू डेट्स। अब ऐसा ना हो कि भाई हमने यहाँ पर बना तो दिया, यूज़र डेटा इसके अंदर हमारा पास कर सकता है, बट वो ऐसा डेटा पास करा जो कि प्रॉमिसिंग नहीं है। सो उस केस में क्या किया जाए, यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हो कि भाई हम चाहते हैं कि भाई कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पीछे ना जा पाए इसके अंदर, है ना। तो आप इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम की कोडिंग कर देंगे तो ये उससे पीछे नहीं और उससे आगे नहीं जा पाएगा। जैसे आप देखते हो हम लोग ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं या फ्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं, आप फ्लाइट की टिकट्स 1 साल बाद की बुक नहीं कर सकते, लिमिटेशन है लगा हुआ मिनिमम और मैक्सिमम का, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे क्या डिफाइन करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ डिफाइन करना है इनपुट टाइप डेट के अंदर, जैसे कि हम लोग एक बनाते हैं डेट मैक्स, हमने लिखा मैक्सिमम 1979 31 दिसंबर, और दूसरे में हमने क्या डिफाइन किया है, मिनिमम आपका 2000। तो ये मैक्स है और ये मिनिमम है। अब आप यहाँ आइए, कैलेंडर को ओपन करिए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कैलेंडर हमारा 2000 पे जाके लॉक हो गया। अब हम इससे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिफोर, तो यानी कि 1980 से पहले की बात हो रही है, तो यानी कि आप देख सकते हैं दिसंबर से हमारा स्टार्ट हुआ, 1980 से पहले की बात है, बिफोर 1980। आप पीछे अब जितना मर्जी जाइए। तो इस तरह से मिन और मैक्स जो होते हैं यूज़र को बाउंड कर देते हैं कि आप इसी लिमिटेशन में वर्क करेंगे। एक और हमारे पास टाइप होता है डेट टाइम लोकल। सो जनरली जब आप फर्स्ट टाइम आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जब डाउनलोड करना होता है या अपना स्टेटस चेक करना होता है, तो आप क्या करते हो, अपना प्रॉपर किस टाइम पर आपने अप्लाई किया, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, उसके अंदर आपका टाइम भी लिखा हुआ, AM PM भी होगा लिखा हुआ। जब तक आप प्रॉपर वो मैच नहीं करोगे आपको अपना स्टेटस पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, डेट टाइम लोकल। तो यानी कि अब जो हमारा कैलेंडर ओपन होगा उसके अंदर AM PM भी आपको मिलेगा इसके अंदर। पहले नहीं आ रहा था ना टाइम, अब आपको टाइम भी इसके अंदर साथ में दिखाई देगा। सो ये डेट टाइम लोकल किस तरह से काम करता है, स्पेसिफाइज अ डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विद नो टाइम जोन। नो टाइम जोन क्यों है, क्योंकि भाई देखो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड होती है। तो यानी कि अगर आप इंडिया में चला रहे हो तो इंडिया के हिसाब से अपना आप लेगा, अगर आप US में चलाओगे तो US के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो लिफ्ट कर लेगा डेटा आपके लोकल PC से। सो मान लीजिए कहीं पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, तो आप कहीं पर बुकिंग कर रहे हैं किसी होटल वगैरह के अंदर, तो किस डेट पर किस टाइम के लिए आप चेक इन चेकआउट करना चाह रहे हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट उनका स्टैंडर्ड है 12 पर आपको चेक इन और उसी सेम टाइम पर आपको बिफोर 10 मिनट चेकआउट कर देना होता है। नेक्स्ट आता है टाइप ईमेल। टाइप ईमेल डेडिकेटली डिज़ाइन किया गया है ईमेल आईडी को कैप्चर करने के लिए। सो इनपुट टाइप ईमेल इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन एन ईमेल एड्रेस। Depending on browser support, the email address can be automatically validated when you submit it. So some smartphone recognize the email type and add .com to the keyword to match email input. So जैसे आईफोन यूज़र या एंड्रॉयड यूज़र में लेटेस्ट में अब आप क्या देखते हैं, जैसे आप कहीं पर ईमेल लिखने जाते हैं नीचे कीवर्ड में .com आ जाता है ऑटोमेटिक, आपको टाइप नहीं करना पड़ता है। अगर आप नोटिस करोगे तो देखना ये चेंजेस आपको मिलेंगे HTML5 के अंदर। सो क्या लिखना है हमें, इनपुट टाइप ईमेल, और अब ये फील्ड जो है आपका ईमेल को ही एक्सेप्ट करेगा और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अभी के लिए कुछ भी ले सकता है क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है। तो जब मैं रिक्वायर्ड एलिमेंट इसके अंदर पढ़ा दूंगा तब आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या है, ईमेल के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको मिलेगा, अच्छा ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस एरिया पे जब हमने कर्सर अपना पुट किया तो यहाँ पर कोई नेम नहीं आया, सिर्फ ईमेल ही आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, ईमेल या यूज़र नेम। सो यहाँ पर ये ईमेल की ही वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसका टाइप बदल देता हूँ तो यहाँ पर आपको जैसे मैं लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो हो सकता है यहाँ पर किसी पर्सन का नेम भी लिखा नहीं मिलता है। तो उसके भी एग्जांपल हमारे पास ऊपर अवेलेबल है, अगर आप एक ध्यान दें ऊपर, तो जैसे कि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है आपको, नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसका टाइप है इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो आज के में ये चीज़ें बहुत रिफाइन हो चुकी हैं, अभी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इनपुट टाइप इमेज। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट में सबमिट करने के लिए इमेज भी अवेलेबल होता है बटन की जगह। सो आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप इमेज, और सोर्स में आपने अपनी इमेज का नेम बताना है, images/img_submit, क्योंकि ये मेरे फोल्डर में इमेज अवेलेबल है। सो यहाँ पर जब आप रन एग्जाम्पल क्लिक करेंगे तो आफ्टर फिल अप दिस फॉर्म यू कैन हिट दिस बटन, और ये बटन भी आपका सबमिट का ही काम करेगा। देखो गूगल पे ले आया आपको। नेक्स्ट, इनपुट टाइप फाइल। सो जब भी आप कोई अटैचमेंट अपलोड करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, या जैसे आप जीमेल में जाते हो ना, मेल के अंदर अटैचमेंट डालते हैं हम लोग कोई, सो ये पॉसिबल होता है इनपुट टाइप फाइल के थ्रू। सो आईडी अगेन आपको मैच कराना होगा। अब आप यहाँ पर रन एग्जाम्पल पर क्लिक करें और चूज़ फाइल का डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ही इमेज को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मल्टीपल लिख देना है, तो आपका मल्टीपल भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप हिडन। इसका डिज़ाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका बैकएंड से लेना देना होता है। यानी कि जब हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद जब आप इन फीचर्स को अपडेट करने जाते हैं तो क्या होता है कि इनपुट टाइप हिडन का काम ये होता है कि आप सही पर्सन है या नहीं, वो बैकएंड में प्रोसेसिंग के लिए होता है। इनपुट टाइप हिडन, जैसे कि नाम से पता चला, ये फ्रंट एंड पर नहीं दिखाई देगा, बैकएंड में ही वर्क करेगा। सो क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है उसको ज़रा समझिए। इनपुट टाइप हिडन डिफाइन अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू अ यूज़र। यानी कि जैसे बाकी के फील्ड हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ये हमें वैसा नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस करने के लिए। अ हिडन फील्ड lets web developers include data that cannot be seen or modified by user when a form is submitted. A hidden field often stores what database records that needs to be updated when the form is submitted. नोट करेंगे यहाँ पर, while the value is not displayed to the user in the page's content, it is visible and can be edited using any browser developer tools or view source functionality. So do not use hidden inputs as a form of security. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई काम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपका हिडन फील्ड डिस्प्ले हो जाएगा। सो एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया फर्स्ट नेम, और हम इसके साथ में चेक करें इसकी कस्टमर आईडी क्या है फॉर एग्जांपल। सो रन एग्जांपल क्लिक करेंगे, आपको कोई इस तरह का फील्ड नहीं मिल रहा है। बट अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते हैं या फिर अगर हम लोग इंस्पेक्ट मोड ऑन कर लेते हैं F12, तो आप यहाँ पर जाके फॉर्म टैग के अंदर देख पाएंगे ये फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे इसका कॉन्फिडेंशियल डेटा पता लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हम लोग नहीं करते हैं इसके लिए। खैर आपका इसमें कोई काम नहीं, वेब डेवलपमेंट जो करते हैं उनकी उसकी ज़रूरत आती है, बट आपको पता होना चाहिए एक हिडन फील्ड भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट टाइप मंथ। सो जैसे कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपका डेट से लेना देना नहीं, मंथ और ईयर हमें चाहिए उस तरह से। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं यूज़र का इनपुट टाइप मंथ। सो इनपुट टाइप मंथ अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट अ मंथ एंड ईयर डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट, और डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। सो क्लिक हियर। अब आप यहाँ देखेंगे आपको डेट नहीं मिलेगी, बट मंथ आपको मिलेगा। जैसे आप मंथ को हिट करेंगे, करंट मंथ और आपका करंट ईयर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर आपको कोई प्रीवियस सेलेक्ट करना है, चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर डिफाइंस अ न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। इसके अंदर कोई भी यूज़र ABCD पास नहीं कर सकता है। तो जनरली आप बहुत सारी साइट्स में देखते हैं क्वांटिटी, तो जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया और उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करते हैं प्लस माइनस करके, तो वहाँ पर यही लगा होता है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो सेट रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट नंबर आर एक्सेप्टेड। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज अ न्यूमेरिक इनपुट फील्ड वेयर यूजर कैन एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5।
सो फ्लिपकार्ट में जैसे आईफोन लेने जाते हो तो वो लिमिटेशन लगा देता है कि एक यूज़र 2 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखें रन एग्जाम्पल, हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखो इस तरह से अप एंड डाउन का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर डाउन पर जाएंगे तो ये नेगेटिव नहीं जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और अप टू 5 के बाद ये वर्क नहीं करेगा। सो यही हमने इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन डाला है, min 1 एंड max 5। अगर आप ये min और max नहीं डिफाइन करेंगे सो यूज़र अगर डाउन वाला बटन प्रेस करे तो वैल्यू आपका नेगेटिव भी जाएगा। सो मिनिमम तो 1 रखना ही है। अगर आप चाहते हैं यूज़र कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं तो मैक्स को हटा दो। अब बात करते हैं इनपुट में रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं। सो हेयर इज़ ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शंस। सो जैसे कि एट्रीब्यूट क्या था, चेक्ड, ठीक है। सो चेक्ड का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे रेडियो बटन के साथ या फिर चेक बॉक्सेस के साथ। सो स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी प्री सेलेक्टेड व्हेन द पेज लोड्स फॉर द टाइप चेकबॉक्स और टाइप रेडियो। डिसेबल्ड, अगर आप चाहते हैं कि कोई फील्ड आपका डिसेबल है तो जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी वेबसाइट पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, जब आप प्रोफाइल अपडेशन के लिए जाते हो तो ईमेल आईडी फील्ड आपका डिसेबल रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक बार आपका अकाउंट बन गया तो ईमेल आईडी कैन नॉट बी चेंज। सो यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। मैक्स स्पेसिफाइज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। मैक्स लेंथ, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं कि यूज़र इससे ज़्यादा डेटा पुट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी वेबसाइट पे किसी यूज़र का फ़ोन नंबर एंटर करा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे अभी तक जो लिमिटेशन है वो 10 डिजिट का है, ठीक है। तो हो सकता है कोई यूज़र टाइप करते वक्त टाइपो एरर कर दे, वो हो सकता है 11 डिजिट पास कर दे। सो ऐसा ना हो तो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, इनपुट टाइप टेल के अंदर मैक्स लेंथ इज़ 10। तो 10 से बियॉन्ड आपका सबमिट डेटा नहीं होगा उसके अंदर, ये काम होता है मैक्स लेंथ के अंदर। सो स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर एन इनपुट फील्ड। अब यहाँ पर कैरेक्टर का जिक्र क्यों हुआ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए मैक्स लेंथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर पर काम करे, आप पासवर्ड पे भी लगा सकते हो, नेम पर भी लगा सकते हो, बट मेजरली इसका हम लोग यूज़ जो करते हैं अपने फॉर्म के अंदर वो आपका फ़ोन नंबर्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज मिन, स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड, जिसका एग्जाम्पल अभी आपने मिन का देख ही लिया है। नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करेंगे। स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू अगेंस्ट। सो पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में कोई डेटा जब यूज़र पास करता है तो वो प्री डिफाइन होता है कि ऐसे ही लिखेंगे तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे कि +91 बहुत सारी वेबसाइट्स आस्क करती है ना आपसे कि आपका ऐड करें उसके अंदर, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या था जो पेड API का यूज़ करते हैं, जैसे आप फ़ोन नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली वो पता लगा लेगा कि आपका +91 में आता है या कौन सी सीरीज में मैच करता है नंबर। नेक्स्ट आता है रीड ऑनली, ये हम लोग देख चुके हैं रीड ऑनली। सो स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज़ रीड ऑनली कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अगर आप किसी फील्ड के ऊपर ये लिख के लगा दोगे तो यूज़र को फील्ड बिल्कुल नॉर्मली मिलेगा लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड मस्ट बी फिल आउट, यानी कि अगर आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो रिक्वायर्ड आपको ब्लॉक करेगा कि पहले ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कीजिए। नेक्स्ट इज साइज, स्पेसिफाइज द विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट फील्ड, जैसे कि नेम फील्ड, पासवर्ड फील्ड, किसी में भी आप साइज लिख के डाल दोगे उसकी विड्थ उतनी ही आएगी आपको बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज स्टेप, स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड। नेक्स्ट इज वैल्यू, स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। सो the following examples display a numeric input field where you can enter a value from 0 to 100 in steps of 10. The default value is 30. तो हम लोग स्टेप्स को देखेंगे और ये नंबर के साथ ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे और ये कहीं पर वर्क नहीं करेगा। सो क्या किया हम लोगों ने, मिनिमम डिफाइन किया 0, मैक्सिमम डिफाइन किया 10। अगर आप बटन के थ्रू जाते हो तो आपका 10 का ही इंक्रीमेंट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा 30। तो यानी कि जैसे ओपन होगा तो 30 की वैल्यू है, अगर आप अप करेंगे तो 40 होगा, डाउन करेंगे तो 10 का लेस होगा, बट 0 से बिलो नहीं जाएगा आपका। सो ये होता है आपका स्टेप। बात करते हैं यहाँ पर रेंज, ठीक है। द इनपुट टाइप रेंज डिफाइन अ कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट इम्पोर्टेंट लाइक स्लाइडर कंट्रोल। डिफॉल्ट रेंज इज 0 to 100, however you can set restriction on what आर एक्सेप्टेड विद द मिनिमम और मैक्स एंड स्टेप्स। सो फ्लिपकार्ट आप लोगों ने नोटिस अगर किया हो डेस्कटॉप मोड के अंदर खासकर, तो यहाँ पर जब आप किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलते हैं यहाँ पर रेंज। तो रेंज के बीच में आपको कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं डॉट्स छोटे छोटे,
ये डॉट्स क्या हैं, बेसिकली मिनिमम से लेके अप टू 20,000 रुपीज़ की रेंज का हम लोग कोई प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। सो मान लीजिए कि आप यहाँ से अगर इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आके लॉक हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये इस तरह से आपका वर्क करता है इसमें। तो ये होते हैं स्टेप्स। तो ये अलग अलग स्टेप्स अलग अलग आपकी डिजिट को शोकेस करें, यानी जैसे आपने चूज़ किया 5000, तो ये देखिए चेंज होकर यहाँ पर आ गया। अगर आप 1000 चूज़ करेंगे तो 1000 की रेंज का इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है वॉचेस में। सो 5000, 10,000, 15,000, तो ये अलग अलग हमारे स्टेप्स लगे हुए हैं इसमें। तो देखते हैं इसको, क्लिक करेंगे यहाँ से रन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे हमने एक वॉल्यूम का बनाया है, डिफ़ॉल्ट इज़ 50, बिटवीन 0 एंड 50। अब आप यहाँ से इसको कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। अगर हम लोग इसमें स्टेप्स का यूज़ कर लेते हैं तब आप इसमें स्टेप के अकॉर्डिंग भी इसको जंप करा सकते हो कि भाई 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से चेंज हो। आगे आएगा एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट किया हमारे पास इनपुट टाइप सर्च। ये भी एक डेडिकेटेड फील्ड आया HTML5 में कि अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट में सर्च फील्ड बनाना है जो इंटरनल डेटा सर्च करके आपको देगा, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप सर्च। अगेन फॉर एंड आईडी आपका मैच होना चाहिए, और जैसे आप यहाँ से सर्च करेंगे वो डेटा सर्च हो जाएगा। तो क्या देखेंगे एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर फॉर्म टैग लिया, एक्शन में हमने क्या डिफाइन किया, google.com, और हमने क्या लिखा, सर्च क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और टारगेट क्या रखा हमने, ब्लैंक, ताकि एक नए टैब में ओपन हो। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, लेवल, जिसका फॉर है क्यू और आईडी से वो मैच कराया है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेवल आपको फील्ड के अगेंस्ट दिखाई देगा, सर्च गूगल। तो गूगल सर्च हम लोग अपने पेज से कमिट करेंगे, और जैसे आप डेटा सबमिट करेंगे वो डेटा मेरा गूगल में जाएगा और सर्च होकर आपको डिस्प्ले भी होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ से जैसे कि हमारे प्रीवियस सर्चेस पड़ी हुए हैं, आप सबमिट करेंगे, देखो डेटा कहाँ पर सर्च हुआ, गूगल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इनपुट टाइप टेल, यानी कि टेलीफोन नंबर अगर आप वेबसाइट में यूज़र से कैप्चर कर रहे हैं उसके लिए। सो टेल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। टेलीफोन यहाँ पर एक बहुत ट्रेडिशनल सा दे दिया है, आप यहाँ पर सेल फोन, फ़ोन नंबर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट ये टेल ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि हमने डिफ़ाइन किया फॉर, और इसको हमने मैच कराया आईडी के अंदर, एंटर अ फ़ोन नंबर, ये यूज़र के लिए मैसेज है। हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया प्लेस होल्डर, जिसमें यूज़र हमारे 10 डिजिट के नंबर को पैटर्न में लिखेगा, फर्स्ट 4, देन डैश 2 डिजिट, देन डैश 4 डिजिट, टोटल कितना हो गया 10। तो अभी हमने पैटर्न का डिस्कशन किया था ऊपर लिस्ट में, यहाँ पर अब हम देखो इस पैटर्न को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, 0 to 9 4 की लेंथ डैश, 0 to 9 2 की लेंथ डैश, 0 to 9 4 की लेंथ, और आगे क्या लिखा हमने, रिक्वायर्ड का भी आपने इस लिस्ट में जिक्र देखा था अभी यहाँ पर। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से इसको रन करेंगे एग्जाम्पल को और आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगी, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। सो पहले के टाइम में अगर हम लोग 2014 से पहले जाते हैं तो ये काम करने के लिए लगानी पड़ती थी बहुत सारी जावास्क्रिप्ट, बट HTML5 ने इस सारी चीज़ों को स्क्रैप कर दिया। उसने क्या बोला कि सिर्फ रिक्वायर्ड लिखो, आपका काम हो जाएगा। देखो कोई भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं है, इस फाइल के अंदर कोई स्क्रिप्ट आएगा यहाँ पर नहीं है। अब ये पैटर्न जो है ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि आप जो डेटा यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे वो इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है। 0 to 9 जो भी यूज़र लिखना चाहे, लेंथ 4 होगी, अगेन 0 to 9 2 की लेंथ, अगेन 0 to 9 4 की लेंथ, बट इन बिटवीन आपको हाइफन का भी यूज़ करना है। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, और यूज़र को हमने एक हिंट दे दिया कि फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी आप नंबर लिखेंगे तो देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML5 के अंदर फील्ड काफ़ी स्मार्ट है, अपने आप डेटा देखो फ़ोन नंबर वाला उसने ले लिया यहाँ पर इस तरह से। तो अगर आपका डेटा सही से नहीं होगा तो ये देखो एरर देगा आपको। मैं देखो यहाँ से रन करता हूँ, क्या लिखा था, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, और जैसे आप यहाँ पर इसकी डिमांड को पूरा कर देंगे ये डेटा देखो सबमिट हो जाएगा गूगल, आगे ऊपर इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट होता है टाइम। तो टाइम में क्या मिलेगा आपको कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मुझे को डेली बेसिस पर अपॉइंटमेंट वाला कुछ मैकेनिज्म बनाना है जिसमें डेट वेट कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस के लिए रहेगा, यानी कि करंट डेट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो भी आप टाइम चूज़ करेंगे वो टाइम आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे लोकल मशीन का टाइम है 9:56, तो 9:56 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया आपका। इसके लिए क्या लिखना है, ओनली टाइम। नेक्स्ट है URL। अगर आप किसी पर्सन का वेबसाइट का एड्रेस सबमिट कराते हैं अपने पास, सो इस कंडीशन में आपने डिफाइन करना है URL इज़ यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ URL एड्रेस। अब एक URL का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTTP या HTTPS।
अगर आपके वेबसाइट के डोमेन नेम में अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ये उसको इनवैलिड कर देगा। सो प्रॉपर जब तक आपका यूआरएल नहीं मिलेगा डेटा आपका सबमिट नहीं हो सकता है। सो आप यहाँ देखेंगे डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट द यूआरएल फील्ड कैन बी ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड सम स्मार्टफोन रिकॉग्नाइज द यूआरएल टाइप एंड एड्स .com टू द कीवर्ड टू मैच यूआरएल इनपुट। .com ही बाय डिफॉल्ट क्यों आता है, क्योंकि जनरली कमर्शियली लेवल पर अगर देखा जाए कॉम की फुल फॉर्म होती है कमर्शियल यूज़, ठीक है, तो आपका कॉम ही डिस्प्ले होता है। सो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फॉर और आईडी हमारा अगेन मैच है, इनपुट टाइप है यूआरएल और हमने इसको क्या बोल दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब हमें एंड यूज़र से चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो चलिए यहाँ पर और इसको आप सबमिट करिए और देखते ज़रा हमने इस पर लगाया था कि नहीं, या एग्जाम्पल में ही रह गया हमारा। बैक करिए एक बार, कंट्रोल यू, नहीं हमने टेस्टिंग के लिए हटा दिया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा, चलो कोई नहीं। अब आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा कर आइए, फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से यूआरएल कॉपी करिए, नोटपैड ओपन करिए और इस नोटपैड में कंट्रोल ओ, फाइल यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड। फाइल को सेव कर दीजिए .html, ओवरराइट, रिफ्रेश, कंट्रोल यू, देखिए रिक्वायर्ड आ गया यहाँ पर। अब ट्राई करेंगे अपन यहाँ पर सबमिट, तो क्या लिखा था प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब आप यहाँ पर जाके लिख देते हैं जैसे कि google.com, इनवैलिड बता रहे हैं ना, प्लीज़ एंटर अ यूआरएल, तो जैसे आप लिखेंगे HTTPS, अब ये देखो सही हो गया इसके लिए, है ना। अगर HTTP या HTTPS मिसिंग होगा तो आपका डेटा सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है वीक। सो आप यहाँ से अगर वीक कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको वीक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको इस 2024 का कौन सा वीक चला है, 47th वीक, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा इस तरह से डेटा। तो टोटल 2024 में 52 वीक्स है, यहाँ पे आप जो भी चूज़ करेंगे आपको डिस्प्ले होगा। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किए। इसके बाद आपको मिलेगा इन इनपुट्स टाइप के एट्रीब्यूट्स और क्या क्या हैं उसको देखिए ज़रा। सो जैसे कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं तो सबसे ओल्डर जो हमारी प्रैक्टिस वो है वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के अंदर डेटा लिखा हुआ आएगा। आज की मॉडर्न प्रैक्टिस में हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करते हैं और यूज इसको करते भी हैं तो सिर्फ उस केस में अगर किसी प्रोफाइल को हमें अपडेट कराना हो, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने आते हैं तो आपको लगता है मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज करना है, तो पहले से आपको दिखाई देगा कि आपका पहले वाली वैल्यू क्या है और नई वैल्यू आप क्या उसमें पास करना चाहते हो, है ना। तो अगर ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि यूज़र ने डेटा पुट ही नहीं किया और डिफ़ॉल्ट जो साइट है उन्होंने डेटा रखा तो वही डेटा हमारा ब्राउज़र को सबमिट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा ना जाए तो इसका रिप्लेसमेंट आता है प्लेस होल्डर। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा रीड ऑनली। रीड ऑनली का मतलब ये होगा कि आपका जो भी डेटा यहाँ लिखा होगा वो नॉन चेंजेबल बन जाएगा। अब ये हम लोग वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट फाइल में टेबल देखा था। सो द रीड ऑनली इनपुट रीड ऑनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ऑनली पर्पसेस और रीड ऑनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, हाउएवर अ यूजर कैन टैप टू इट, हाईलाइट इट एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट। द वैल्यू ऑफ अ रीड ऑनली इनपुट फील्ड विल बी सेंड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। सो हमने दो फील्ड में से एक फील्ड को रीड ऑनली क्रिएट किया है। अब आप यहाँ देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में और इसमें कोई भी डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है, बट डिफरेंस क्या है, लास्ट नेम को आप मॉडिफाई कर सकते हैं बट फर्स्ट नेम को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये मतलब हुआ रीड ऑनली, ठीक है। सो जैसा आप देखते हो जब किसी वेबसाइट में आप साइन अप करने जाते हो तो एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप आता है आपके सामने, और स्क्रॉलेबल भी होता है क्योंकि काफ़ी बड़ी टर्म्स कंडीशन होती है, बट हम लोग इतनी जल्दी में होते उसको कोई पढ़ते नहीं है और वहीं पर ही आपके सारी चीज़ होती है कि आपने क्या क्या उस साइट ऑनर को अलाउ करा है अपनी तरफ से। बट जो डायलॉग बॉक्स आप देखते हो जिसमें स्क्रॉलेबल होता है वही होता है बेसिकली रीड ऑनली के साथ। जनरली इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया,
क्योंकि वो मल्टी लाइन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड attribute specifies that an input field should be disabled or disabled input field is unusable and unclickable. The value of a disabled input field will not be sent when submitting the form. Read only का डेटा सबमिट होता है बट डिसेबल्ड फील्ड का डेटा ब्राउज़र को सबमिट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डिसेबल्ड। अब आप यहाँ देखेंगे डिसेबल्ड बिल्कुल अलग से पता चल रहा है, ये फील्ड डेड है, इसका कोई काम नहीं है। तो जब आप प्रोफाइल अपडेट करने जाते हो तो ईमेल फील्ड ऐसा ही आता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बंदे ने पर्सन ने अपना फर्स्ट टाइम ईमेल आईडी हमें दिया वो चेंज कर पाए इन फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट, द साइज एट्रीब्यूट। द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड, जो कि हम लोग फर्स्ट फाइल में डिस्कस कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है 20। आप इसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया 50 और यहाँ हमने डिफाइन किया 4। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम किसी यूज़र से पिन ले रहे हैं, वो 4 डिजिट की लेंथ का है, तो हमने यहाँ पर साइज़ क्या रखा है उसका 4। और आप यहाँ साइज़ में डिफरेंस देख सकते हो, ये 50 की लेंथ है और ये 4 की लेंथ। नेक्स्ट क्या है, मैक्स लेंथ। सो मैक्स लेंथ के अंदर हम चाहते हैं कि यूज़र इससे ज़्यादा डेटा पुट ना करे। तो जैसे दोनों एग्जांपल ओपन करेंगे, देखो इस बार पिन के अंदर हमने लिमिट भी लगा दिया कि यूज़र 4 से बियॉन्ड नहीं पास कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 के बाद कीबोर्ड लॉक हो गया। अब आपका कोई भी कीबोर्ड बटन काम नहीं करेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ मैक्स लेंथ। नेक्स्ट आता है मिन एंड मैक्स। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने पहले देखा था डेट एंड टाइम के साथ, इस बार आप देख रहे हैं इसको क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो क्वांटिटी के साथ भी हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो जब हम लोग किसी फाइल को अपलोड करने जाते हैं तो बहुत सारी साइट सिंगल फाइल अलाउ करती है, बहुत सारी साइट मल्टीपल फाइल अलाउ करती हैं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल आपने लिखना है इनपुट टाइप फाइल के अंदर। अब क्या होगा, जब आप चूज़ करेंगे यहाँ से फाइल, सो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल फाइल्स या फिर कंट्रोल के साथ सेलेक्टेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर लिखा है चूज़ फाइल्स, पहले था चूज़ फाइल ओनली। नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न जैसे कि अभी मैंने आपको फ़ोन नंबर के साथ दिखाया है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक कंट्री कोड के साथ। तो पैटर्न हमने क्या बनाया, A to Z या तो यूज़र अपर केस या A to Z यूज़र यहाँ पर लोअर केस, लेकिन मिनिमम 3 कैरेक्टर्स की लेंथ हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से जब आप डिफाइन करेंगे, सबमिट करेंगे, एक वार्निंग जनरेट होगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे IND, ये देखो डेटा एक्सेप्ट हो गया और सबमिट भी हो गया। यहाँ पर कंट्री कोड क्या लिखा रहा है, इंडिया, है ना। नेक्स्ट, प्लेस होल्डर। आज की मॉडर्न प्रैक्टिस में फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए प्लेस होल्डर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो द इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड, a sample value or a short description of the expected format. A short hint is displayed in the input field before the user enter a value. The placeholder attribute works with the following input types like text, search, URL, number, tel, email and password. डेट वगैरह के साथ आप इसको ट्राई ना करें, वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। सो रन करेंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर के साथ आपका प्लेस होल्डर अवेलेबल है। जैसे आप कर्सर के लिखना स्टार्ट करेंगे प्लेस होल्डर डिस्मिस हो जाता है, चला गया ना। बट वैल्यू के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वैल्यू की प्रैक्टिस को ओवरराइड करके अब प्लेस होल्डर यूज़ होता है फर्स्ट टाइम के लिए। तो प्लेस होल्डर का जब जिक्र आता है तब हम लोग यहाँ पर इसको हटा सकते हैं लेबल को, क्योंकि 2 बार एक ही चीज़ को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप चाहते हो दोनों रहें तो आप रख लो, चॉइस है साइट ओनर का वो क्या चाहता है। द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड आप देख ही चुके हैं कि अगर आप फॉर्म के अंदर लगा देते तो जब तक सबमिट नहीं होगा, जब तक यूजर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर दे, अदरवाइज आपका डेटा सबमिट हो जाता है। सो इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट एलिमेंट मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। The required attribute works with the following input types like text, search, URL, telephone, email, password, date pickers, number and checkbox, radio and file. So इन सभी जगह पर आप required का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क करेगा आपका। तो जैसे कि यूज़र नेम हमें रिक्वायर्ड है, आप इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए तो ये वर्क करेगा। नेक्स्ट है स्टेप। स्टेप भी हम लोग देख चुके हैं कि यानी कि आपकी वैल्यू में जो होगा चेंजेस वो 3 का होगा। तो जैसे इनपुट टाइप स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड। सो जैसे कि एग्जांपल, इफ़ हमने स्टेप की वैल्यू को क्या रखा है 3, तो लीगल नंबर्स कुड भी -3, 0, +3, 6, 9, 12, इस तरह से आपकी वैल्यू में
चेंज होगा 3 3 के इंटरवल पर। और आप अपने कीबोर्ड से मैनुअली टाइप करके कोई भी अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, तो उस कंडीशनल स्टेप को ओवरराइड भी कर सकते हो। टिप: this attribute can be used together with the max and min attributes to create a range of legal values. The step attribute works with the following input types like number, range, date time local, month, time and week. So input restrictions are not foolproof, and JavaScript provide many ways to add legal input. To safely restrict input, it must also be checked by the receiver, the server. सो आप यहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, आपको जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करना है इसके लिए। एक और एट्रीब्यूट हमें मिलता है विच इज़ ऑटो फोकस। आप चाहते हैं कि जब भी आपका फॉर्म ओपन हो तो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में कर्सर आ जाए, तो आप देखेंगे कि हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट में अपना कर्सर ऑटो फोकस पर सेट कर दिया है। जैसे फाइल ओपन होगी कर्सर किस पे आ रहा है? फर्स्ट नेम। नेक्स्ट क्या है? हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। The input height and width attribute specifies the height or and width of an input type image. तो ये सिर्फ और सिर्फ input type image पे वर्क करेगा। Always specify both the height and width attribute for images. If height and width are set, the space required for the image is reserved when the page is loaded. Without these attributes, the browser does not know the size of the image and cannot reserve the appropriate space to it. The effect will be that the page layout will change during the loading while the image load. So अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि इमेज की जगह पर टेक्स्ट आ रहा है, जैसे ही इमेज लोड हो रहा है तो फिर अगेन स्क्रीन में एक फ्लिकर क्रिएट हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? जो भी आपका इमेज है उसका डायमेंशन यहाँ पर डिफाइन करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट एट्रीब्यूट। तो ये हमने ऑलरेडी डेटा लिस्ट के साथ देख लिया है। द इनपुट list attribute refers a data list element that contains predefined options for an input element. तो इनपुट के अंदर आपने लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना है और डेटा लिस्ट के अंदर आईडी के साथ उसको बाइंड करना है, ये आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का काम क्या होता है कि जब भी आप किसी फॉर्म फील्ड के अंदर कर्सर लेके जाते हैं, पहले प्रीवियस जो सबमिटेड डेटा होता है वो आपको डिस्प्ले होता है, दैट इज़ अ ऑटो कंप्लीट। आप चाहते हैं वो ना आए तो ऑटो कंप्लीट ऑफ कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। So autocomplete attribute specifies whether a form should have autocomplete on or off. So when autocomplete is on, the browser automatically complete values based on of values that the user has entered before. So autocomplete allows the browser to predict the value when a user starts to type in a field. The browser should display options to fill in the field based on earlier types values. The autocomplete attribute works with form and the following inputs, यानी कि टेक्स्ट, सर्च, URL, टेलीफोन, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर्स, रेंज एंड कलर। इन सभी पर ऑटो कंप्लीट आपका बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करता है। सो अभी हमारा ऑटो कंप्लीट हमने यहाँ पर ऑन लिखा है, लिखने की ज़रूरत होती नहीं, ऑटो कंप्लीट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, ठीक है। लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऑफ कर देंगे तो आपका जब कर्सर किसी फील्ड में जाएगा तो वो आपका डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस सबमिटेड है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए रन दिस एग्जाम्पल। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, इस तरह से आपको डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बट मैंने ईमेल को जाके क्या बोला? ऑटो कंप्लीट। तो क्या ईमेल पर कर्सर रखने पर डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। सो ये होता है ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, हमने यहाँ पर ऑफ करके आपको दिखाया कैसे आपने ऑफ करना है। तो अगर मैं पूरे फॉर्म को मार्क कर देता हूँ ऑफ, तो पूरा फॉर्म आपका ऑफ रहेगा। बट अगर आप ईमेल को ऑफ करते हैं डेडिकेटेड, तो आपका ईमेल ऑफ हो जाएगा। सो ईमेल पर ऑफ जनरली साइट ऑनर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है आप जल्दबाजी में ईमेल गलत टाइप कर देते हैं। सो ऐसा ना हो, आप ईमेल को चेक करके तरीके से पास करें, उसके लिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ है। सो इन सम ब्राउजर्स यू मे नीड टू एक्टिवेट एन ऑटो कंप्लीट फंक्शंस फॉर दिस टू वर्क। सो क्रोम वगैरह में, वैसे मॉडर्न जितने वेब ब्राउजर्स हैं इन सभी के अंदर ऑटो कंप्लीट आज की डेट में प्री एक्टिवेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया ये सब थे हमारे इनपुट के एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग मेन फॉर्म टैग की बात करेंगे। फॉर्म टैग आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। सो द फॉर्म एट्रीब्यूट, यानी कि इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। द फॉर्म एट्रीब्यूट, द इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉर्म द इनपुट एलिमेंट्स बिलोंग टू। The value of this attribute must be equal to the ID attribute of the form elements it belongs to. So an input field located outside of
द HTML फॉर्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने एक फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म टैग के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, बट हमने लास्ट नेम को फॉर्म टैग के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में आपका जो डेटा है वो सबमिट होगा या नहीं। देखो सबमिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इस फॉर्म टैग को एक आईडी दिया हुआ है, उसका नेम क्या है, फॉर्म 1 है ना, और यही आईडी हमने नीचे लाके बाइंड किया हुआ है फील्ड के साथ। तो फॉर्म टैग के बाहर भी अगर ये होगा तो भी ये इसी का पार्ट कंसिडर होगा। बट अगर आपने इसको डिफाइन नहीं किया आईडी को, और फॉर्म टैग आपने बाहर कॉल किया हुआ है, ठीक है बेटर, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। अरीना एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं लास्ट नेम फॉर्म टैग के बाहर है, बट जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर डेटा दोनों का रीड हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्म एट्रीब्यूट विच इज़ आईडी। समझ आया आईडी का रूल। तो आपको फॉर्म टैग में आईडी का यूज़ करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉर्म एक्शन। तो फॉर्म एक्शन आपका ये होता है, अब आप अलग से भी एक फॉर्म एक्शन डेडिकेटेड डिफाइन कर सकते हैं। द इनपुट फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। द एट्रीब्यूट्स ओवरराइड द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट, यानी कि जो आपने यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन किया, फॉर्म एक्शन उसको ओवरराइड करेगा। द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स, सबमिट एंड इमेज। सो अगर हम लोग इस पूरे फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, इस सबमिट बटन के साथ आपका जो डेटा जाएगा वो इस पर जाएगा। बट इस वाले सबमिट बटन पर हमने क्या करा, एक नया URL डिफाइन किया हुआ है। हमने क्या बोला कि डेटा याहू में जाए, ना कि गूगल में। तो चलिए रन करते हैं इस एग्जांपल को, और आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। अरीना एनिमेशन, और सबमिट करने पर डेटा कहाँ आता है हमारा, गूगल। बट वही सेम काम अगर हम लोग इस बटन के साथ करते हैं तो डेटा कहाँ आता है हमारा, याहू के ऊपर। देख सकते हैं, तो हम लोग एक ही फॉर्म में दो डिफरेंट ट्रिगर लगा सकते हैं, डेटा दो डिफरेंट सोर्स में कहाँ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है। इसी तरह से हमारे पास आता है फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप। अब इंक्रिप्शन का यूज़ कब और कहाँ होता है, इंक्रिप्शन का यूज़ जनरली हम लोग तब करते हैं जब आप अपने फॉर्म के अंदर कोई डेटा यूज़र से अपलोड कराते हैं। लाइक वो इमेज हो सकता है, PDF हो सकता है, डॉक फाइल हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा। बट इनपुट टाइप टेक्स्ट की हम लोग यहाँ बात नहीं करें, इनपुट टाइप फाइल की हम लोग यहाँ बात करते हैं। सो फॉर्म इंक्रिप्शन एट्रीब्यूट, द इनपुट फॉर्म इंक्रिप्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड ओनली फॉर फॉर्म्स विद मेथड पोस्ट। पोस्ट मेथड में काम करेगा। अभी तक जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे वो गेट के देखे हैं। गेट का हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में बैकएंड वाला पार्ट नहीं है, फ्रंट एंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि बेसिकली डेटा जा कहाँ रहा है। तो जो हम लोग URL यूज़ कर रहे हैं गूगल का, तो डेटा ऐसे जाता है आपका, बट उस कंडीशन में गूगल की जगह आपका खुद का कोई कोड क्या हो, बैकएंड का लॉजिक लगा होता है, script.php या submit.php, इस तरह से। सो this attributes override the encryption attributes of form element. The form encryption attributes work with the following input types like submit and image. इन दोनों के साथ आपका ये वर्क करता है। सो इसमें डेटा हम लोग क्या पास करते हैं, और फॉर्म विल विद two submit button. The first sends the form data with default encoding. The second sends the form data encoded as multi-part form data. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कोई भी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है इनक्रिप्शन टाइप, बट सेकंड वाले बटन पे हमने डिफाइन किया इनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, सो ये क्या करेगा, डेटा को एनकोड कर देता है। बट अभी के लिए आपको एरर दिखाई देगा, क्योंकि गूगल के ऊपर आप पोस्ट मेथड नहीं चला सकते। पोस्ट वहीं वर्क करेगा जहाँ पर आपका उस सर्वर, उस डोमेन पर राइट हो। गूगल पे आपका कोई राइट नहीं बनता है, तो आपको एक एरर थ्रो होगा फिलहाल के लिए। ठीक है, 405 दैट्स एन एरर, यानी कि आपने पोस्ट मेथड का यूज़ किया है। इसी तरह से अगर आप इसके साथ जाएंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्ट का रिजल्ट कभी भी एड्रेस बार में नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग हाईली सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल डेटा को सबमिट करते हैं किसी फॉर्म के थ्रू, आपने मेक श्योर करना है कि आपका मेथड पोस्ट हो, ना कि गेट। तो गेट का यूज़ कब आता है, गेट का यूज़ तब आता है जब आप किसी प्रोफाइल को अपडेट करने जाते हैं, तो आप बैकएंड से डेटा गेट कर दें, फिर उसको रिपोस्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग गेट को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTTP मेथड टू सेंडिंग फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL।
This attributes override the method attribute of the form element. The form method attribute works with the following input types: submit and image. Again, the form data can be sent as URL variable with method get, or as HTTP post transaction with method post. So गेट वर्सेस पोस्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं. गेट लिमिटेड डेटा कैरी करता है, पोस्ट अनलिमिटेड डेटा कैरी करता है. ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा के साथ वर्क करता है. ठीक है. सो चलिए यहाँ पर हम एक ही फॉर्म का डेटा दो अलग मेथड से पोस्ट करेंगे. तो पूरे फॉर्म पर हमने क्या डिफाइन किया, गेट, बट उसी को हम लोग ट्राई करके देखेंगे पोस्ट के थ्रू भी. तो हमने क्या लिखा, फॉर्म मेथड पोस्ट एट्रीब्यूट. तो चलिए ट्राई करते हैं. हमने यहाँ पर लिखा है अरीना एनिमेशन. अगेन आप गेट का यूज़ करेंगे, डेटा आपको यहाँ पर रिवील हो जाएगा, देखिए. और अगर आप यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड तब आपको अगेन एरर देखने के लिए मिलेगा. तो हम लोग एक फॉर्म के अंदर दो डिफरेंट एक्शंस भी ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट. नेक्स्ट आता है फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट. आपका डेटा सेम पेज में रिप्लेस हो जाए या नए पेज में ट्रांसफ़र हो, उसके लिए द इनपुट फॉर्म टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ नेम ऑफ अ कीवर्ड that indicates where to display the response that is received after submitting the form. This attribute overrides the target attributes of the form element. The form target attribute work with the following input types, again submit and image. So यहाँ पर हम फॉर्म टारगेट क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंक. और अब आप जब डेटा को सबमिट करेंगे तो फर्स्ट डेटा आपका सेम पेज में रिप्लेस हो जाएगा. ध्यान से देखिए, हमने ऐसे सबमिट किया, सेम पेज हमारा गूगल में रिप्लेस हो गया. बट अगर हम लोग बैक करके यहाँ से सबमिट करते हैं न्यू विंडो के अंदर, तो आप देखेंगे एक नया टैब और न्यू विंडो ओपन होगी आपके लिए. सो इसके लिए एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया हमने, फॉर्म टारगेट. दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट क्या आता है, फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट. द इनपुट फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट एलिमेंट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड. आप चाहते हैं कि आपका डेटा वैलिडेट ना हो, यानी कि ऑथराइज ना हो, ऑथेंटिकेट ना हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म नो वैलिडेट. बट ऐसा शायद कोई रेयर होगा साइट ओनर जो चाहेगा कि डेटा उसके पास स्क्रैप आ जाए, क्योंकि आज की डेट में डेटा का ही वॉर चल रहा है. हर पर्सन, हर वेबसाइट, हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो, और उस डेटा के बेसिस पर ही आज की प्रोडक्शंस होती है. ठीक है. सो दिस एट्रीब्यूट overrides the no validate attributes of the form element. The form validate no validate attribute works with the following input types like submit. So यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और इस वाले पार्ट में हमने क्या डिफाइन किया है, नो वैलिडेट. यहाँ देखिए फॉर्म नो वैलिडेट में फॉर्म नो वैलिडेट यहाँ पर डिफाइन है. ट्राई करिए. फर्स्ट एग्जांपल आपसे कहता है डेटा रिक्वायर्ड है, सेकंड एग्जांपल आपसे नहीं कहता कि डेटा मुझे रिक्वायर्ड है. देखिए ईमेल इक्वल टू ब्लैंक चला गया, या अगर मैं ईमेल इक्वल टू कुछ गलत भी लिख के भेजूँ वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा. तो वैलिडेट और नो वैलिडेट में डिफरेंस समझ में आया. यानी पहला वाला आपसे डेटा की डिमांड कर रहा है, दूसरा वाला डेटा की डिमांड ही नहीं कर रहा हमसे. ठीक है. नेक्स्ट ये था आपका फॉर्म नो वैलिडेट. अब हम लोग देखेंगे नो वैलिडेट एट्रीब्यूट. अगर हम लोग पूरे फॉर्म पर लगा देते हैं तो कब एंटायर फॉर्म ही नो वैलिडेट में चला जाएगा, यानी कि जिस भी फील्ड पर रिक्वायर्ड होगा वो कंसिडर किया जाएगा विदाउट रिक्वायर्ड के अंदर. तो ये है आपके फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड, और ये हमारा फॉर्म का टॉपिक जो है वो ओवर होता है. बात करेंगे आज के टॉपिक में हम लोग HTML ग्राफिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर. सो HTML में आपको एक एलिमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैनवस. कैनवस यानी कि अगर आप ब्राउज़र में डायरेक्ट कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ होता है. कैनवस एलिमेंट जो होता है ये जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता है. बिना जावास्क्रिप्ट इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. सो द कैनवस एलिमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज. द ग्राफिक्स to the left is created with canvas. It shows 4 elements: a red rectangle, a gradient triangle, a multicolor rectangle and multicolor text. So पहली चीज़ कैनवस क्या है इसको समझते हैं. The HTML canvas element is used to draw graphics on the fly via JavaScript. ठीक है. The canvas element is only a container for graphics. You must use JavaScript to actually draw the graphics. So canvas has several methods for drawing path, box, circle, text and adding images. So canvas is supported by all major web browsers.
सो कैनवस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हमने यहाँ पर एक कैनवस एलिमेंट किया है डिफाइन, इसका आईडी है माई कैनवस, विड्थ एंड हाइट है इसका 200 बाई 100 और हम इसके अंदर कुछ डेटा डिस्प्ले कराएंगे। So a canvas is a rectangular area on an HTML page. By default, a canvas has no border and no content. So the markup look like this, यानी कि जब भी आप कैनवस का स्ट्रक्चर करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। नोट करें, ऑलवेज स्पेसिफाइज एन आईडी एट्रीब्यूट, क्योंकि यही जावास्क्रिप्ट के साथ बाइंड करने में हेल्पफुल होगा आपको। टू बी रेफर्ड इन अ स्क्रिप्ट एंड अ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट टू डिफाइन द साइज ऑफ द कैनवस। टू ऐड अ बॉर्डर यूज दी स्टाइल एट्रीब्यूट, आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में बॉर्डर, बॉर्डर में 1 पिक्सल, सॉलिड जो भी कलर आप रखना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक एम्प्टी कैनवस। तो हमने क्या लिखा, स्टाइल, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। सो रन एग्जांपल करेंगे तो आपको अपना कैनवस एरिया डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं इसके अंदर। आफ्टर क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर कैनवस एरिया यू मस्ट ऐड अ जावास्क्रिप्ट टू दी ड्राइंग। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स। तो हमने क्या यूज़ किया, एक स्क्रिप्ट टैग जो कि जावास्क्रिप्ट को बिलोंग करता है। हमने एक प्रपोज नेम चूज़ किया वेरिएबल लाइक सी, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी माई कैनवस। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा आईडी क्या है कैनवस एलिमेंट का, माई कैनवस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया सी टी एक्स इक्वल टू सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, हम बना रहे हैं यहाँ पर 2D, और सी टी एक्स डॉट मूव, वेरिएबल नेम है कुछ भी रख सकते हैं आप, सी टी एक्स डॉट मूव टू लेफ्ट और राइट से 0 0, लेफ्ट टॉप से 0 0, सी टी एक्स लाइन 2 200 टू 100 और सी टी एस स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, एक लाइन लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ ड्रॉ करके देगा आपको इस तरह से। एग्जाम्पल है। सो ये क्या है, एक्स एंड वाई में ओरिएंटेशन 0 0 से स्टार्ट होगा और राइट में विड्थ कितनी अपनी 200, हाइट कितनी 100, तो उसके एंड पॉइंट तक क्रिएट करेगा। और स्ट्रोक फंक्शन की वजह से आपका स्ट्रोक क्रिएट होगा। इसी तरह से अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो तो आपको सर्कल के लिए इस लॉजिक के साथ जाना होगा, आपका यहाँ पर सर्कल क्रिएट होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन किया अपना हेलो वर्ल्ड, और 30 पिक्सल्स एरियल फॉन्ट के साथ जा रहे हैं तो आपका टेक्स्ट लिखा आएगा। अब कैनवस में एक ड्रॉबैक जो है वो क्या है उसको ज़रा समझें। कैनवस में सब कुछ अगर 100% पर देख रहे हैं बढ़िया है, लेकिन अगर आप जूम करते तो जो भी इसमें बनेगा, भले से वो कोड से बिल्ड हुआ है लेकिन वो पिक्सलेट होता है। डिफरेंस समझ आ रहा है। अगर हमने इसको नॉर्मली बनाया होगा HTML के अंदर तो ये पिक्सलेट नहीं होगा, बट कैनवस एलिमेंट के अंदर अगर आप 100% से 1% भी ऊपर जाएंगे डेटा आपका ब्लर हो जाता है। इसी तरह से टेक्स्ट को अगर आपने बॉर्डर ऑफर करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट आपको आउटलाइन बोर्ड में इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप कोई ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट देख सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर अगर आप कोई सर्कुलर ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो आपका सर्कुलर ग्रेडियंट आ जाएगा, रेडियल ग्रेडियंट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसी में अगर आप कोई इमेज वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इमेज वगैरह भी कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर। तो पॉइंट ये आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करें। पहली चीज़ तो ये कि हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इसके लिए। दूसरा, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है वो होता है आपके ब्राउज़र बेस्ड जितनी भी गेमिंग साइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप वो देखते हो जब नेट आपका चला जाता है तो आपके कंप्यूटर में एक गेम स्टार्ट हो जाता है क्रोम के अंदर, है ना, जिसमें टेरेक्स डायनासोर आपका आता है, वो चलता रहता है और आप उसको जंप कराते रहते हो। तो वो वाला जो गेम है वो आपका बेसिकली कैनवस पे ही बना हुआ है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बहुत हैवी गेमिंग नहीं, स्मॉल 2D गेम्स आप, स्मॉल 3D गेम्स आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये तो आपका कैनवस वाला पार्ट। इसी के अंदर आपका आता है जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो है SVG। SVG आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इलस्ट्रेटर के अंदर आपका डेडिकेटेड पार्ट होता है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जिससे फुल फॉर्म ऑफ SVG। बेनिफिट, कितना भी आप जूम करिए जूम आउट करिए आपका डेटा कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा। सो SVG डिफाइंस वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इन XML which can be directly embedded in HTML pages. SVG graphics are scalable and do not lose any quality if they are zoomed or resized. SVG is supported by all major browsers. तो उसको ज़रा समझिए कुछ बुलेट पॉइंट्स में। फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और SVG इज़ यूज टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स फॉर दी वेब। तो आज की डेट में वेबसाइट के अंदर आप लोग देखते हैं आइकन्स होते हैं, क्योंकि डेटा को किसी को हाईलाइट अगर करना है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कराना है आपने, तो आइकन्स के थ्रू हम लोग अपनी बात करते हैं। जैसे बहुत सारी चैट्स में आप लोग देखते हैं इमोजीज बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से SVG का भी यूज़ होता है। तो जनरली आपके नैब बार जो होता है उसमें लोगो अवेलेबल होता है,
तो लोगो क्या है, एक आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। आप नहीं चाहोगे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, अल्ट्रा टीवी, फुल एच डी, 8K डिस्प्ले पर आपका जो ब्रांड आइडेंटिटी वो पिक्सलेट होकर दिखाई दे। तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं उसके लिए, एस ठीक है। सो एस डिफाइंस ग्राफिक इन एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल अगेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बट आपको कोड नहीं करना होता, इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली इसका कोड प्रोड्यूस करता है। So each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL and JavaScript. So SVG के लिए आपने क्या यूज़ करना है? SVG element is a container for SVG graphic and SVG has several methods for drawing path, rectangle, circle, polygon, text and much more. So अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे? SVG element. विड्थ और हाइट क्या रखना चाह रहे हैं आप? सर्कल, सर्कल का एक्स 50, सर्कल का वाई एक्सिस 50, सर्कल का रेडियस 40, स्ट्रोक ग्रीन, स्ट्रोक की विड्थ 4 एंड फिल कलर इज येलो। और अब आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट आती है, बिना सर्वर का ही काम नहीं करता है, तो हमें इसके लिए एक सर्वर स्टार्ट कर लेना होगा। VS कोड में आइएगा और अपने फोल्डर को हम लोग लोकेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? CMD कोड स्पेस डॉट और हमारा प्रोजेक्ट लोकेट होना चाहिए VS कोड में।